हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप सभी के बीच खड़ा हो चुका हूं। और हाँ दोस्तों, यूपी आर्मिनल की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अभी फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई नहीं किए होंगे वो जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और दोस्तों यूपी आर्मिनल का एक शेड्यूल काफी वर्षों से चलता आ रहा है कि जैसे ही पेपर का लास्ट डेट खत्म होता है उसके 2.5 से 3 महीने के बीच में ये पेपर ले लेते हैं। इसलिए दोस्तों ये वक्त चल रहा है फैसला लेने का। दोस्तों आपके घर वालों को ना आप पे काफी उम्मीद है, इसलिए दोस्तों हिम्मत मत हारो, है ना। लड़ जाऊंगा मौत तक अपनी मंजिल के लिए, ना मेरे पास वक्त है किसी और की महफिल के लिए। दोस्तों ये जिंदगी एक सफर है, एक कदम ही सही लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहिए। अगर दोस्तों आपने रुक गया ना तो ये सफर यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस सफर को दोस्तों रोकना नहीं, इस सफर को हमें इसी प्रकार से कायम रखना है। दोस्तों अपने अंदर के इस हौसले को बनाए रखिएगा। ये क्लास जब तक खत्म नहीं होगा दोस्तों, बस आप अपने अंदर के इस हौसले को अपने अंदर दोस्तों बना के रखिएगा। चलिए इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों जो यूपी आर्मिनल का एग्जाम है ना, उस एग्जाम को दोस्तों हमें क्रैक करना है। इसलिए हम लगातार दोस्तों प्रगति के मार्ग पे लगातार अग्रसर होते जा रहे हैं। दोस्तों कामयाबी अगर आप जितना अधिक मेहनत करेंगे, कामयाबी के उतना ही करीब पहुंचते जाएंगे। तो दोस्तों चलिए, हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। 2.5 से 3 महीने के अंदर दोस्तों पूरे थ्योरी को कवर करना है। और यही वो वक्त है कि आपके अंदर कितना हौसला है, आपके अंदर कितनी ताकत है। दोस्तों अपनी पूरा हिम्मत दिखाइए। हिम्मत आपको हारना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। तो चलिए इस क्लास को दोस्तों प्रारंभ करते हैं। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। दोस्तों सारे क्वेश्चनों को मैं पूरे विस्तार पूर्वक सॉल्व कराने वाला हूं। बस अपने 24 घंटे में से केवल दोस्तों 24 मिनट निकाल के इस क्लास को देखिए। यकीन मानिए आप एग्जाम में दोस्तों औरों से अपने आप को और ही बेहतर पाएंगे। दोस्तों जितना ही आप तैयारी करेंगे, जितना ही आप दोस्तों मेहनत करेंगे ना, उतना ही आप निखरते जाएंगे। अपने आप को इतना निखारिए कि दोस्तों भीड़ से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लीजिए। चलिए दोस्तों इस क्लास को हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 141, कैप्सूल नंबर फर्स्ट है, 1 कूलम्ब आवेश किसके बराबर होता है। दोस्तों आप मेरे अंदर की फीलिंग्स को समझिए, मेरे द्वारा बताए गए मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आप कॉन्सेप्ट पहुंच गए ना, कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो ऐसे ऐसे सवालों को दोस्तों बस आप चुटकी में जवाब दे सकते हैं। देखिए 1 कूलम्ब आवेश किसके बराबर होता है। अब देखिएगा दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है कि I बराबर Q/T, ये फॉर्मूला होता है। यहां से आवेश, करंट और समय तीनों चीजों को हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा किसके बारे में गया है, आवेश के बारे में। लिखिएगा आवेश का एक नया सूत्र होगा Q बराबर I/T। अब देखिए Q क्या है, ये Q होता है आवेश, I होता है दोस्तों करंट, और करंट का जो मात्रक होता है वो है एम्पियर, और T होता है समय, लेकिन समय को हमेशा सेकेंड में लिया जाता है। तो यहां से क्या बन गया, आवेश बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अब देखना दोस्तों, अब आएगा मजा। अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर दोस्तों मैं आपसे ये कह दूं कि आवेश क्या है, तो आप कहिए कि आवेश एक प्रकार की एनर्जी है। ना तो हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसको समाप्त कर सकते हैं, इसको केवल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये कह दूं दोस्तों, अगर ये कह दूं कि आवेश किस प्रकार की राशि है, तो आप क्या कहेंगे। इस आवेश को समझने के लिए आप 1 मिनट के लिए आइए एक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, है ना। मान लीजिए करंट है, ये क्या है, ये है दोस्तों एक तार, क्या है ये, वायर। मान लीजिए कि मैं एक टाइम के लिए यहां से करंट देता हूं, ठीक ना, यानी कि वायर के इस पोजीशन से मैं करंट का प्रवाह कराता हूं। तो जो करंट है, अगर इस डायरेक्शन से यहां से दोस्तों अगर करंट को प्रवाह कराऊंगा तो करंट इस डायरेक्शन में प्रवाह होगी। लेकिन उसी करंट को मैं अगर यहां से इस वायर में कनेक्ट करता हूं तो ये इस दिशा में प्रवाहित होने लगेगी। यानी कि करंट को मैं अपनी मर्जी से जिस डायरेक्शन में फ्लो कराना चाहूं उस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहेगा, हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका दिशा कोई फिक्स नहीं है, है ना।
इसी प्रकार से आवेश भी एक प्रकार की एनर्जी है, इसका भी कोई दिशा फिक्स नहीं है, इसलिए दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार की लिखेगा ये अदिश राशि है, इसका कोई भी दिशा नहीं है, अदिश राशि है। अब सुनना मेरी बात को, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जो आवेश है इसका खोज किसने किया था, तो लिखेगा दोस्तों जो आवेश है ना इसका खोज थेल्स ने किया था। क्या? इसका खोज थेल्स ने किया था। अगर दोस्तों मैं आपसे ये कह दूं कि आवेश जो होता है ना ये क्या उत्पन्न करता है, तो आप लिखेगा ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन जो करंट है दोस्तों, जो धारा है ना, वो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। लिखेगा जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती है और इसके साथ में विद्युतीय क्षेत्र भी, ये दोनों क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसके बाद दोस्तों मैं अगर आपसे ये कह दूं कि ये जो आवेश है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप नोट कीजिएगा आवेश हमेशा दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। दोस्तों अगर एग्जाम में ये पूछ दे कि धन आवेश और ऋण आवेश, आवेश दो प्रकार के हैं, इसको बताया किसने, तो आप लिखेगा धन आवेश और ऋण आवेश को बताने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा कि 1 कूलाम आवेश 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। अब देखिएगा दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि 1 हेनरी बराबर कितना होता है, नोट कीजिएगा 1 हेनरी बराबर कितना होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर देना, 1 वोल्ट प्रति कूलाम 1 हेनरी के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी पदार्थ हो, अब सुनना दोस्तों, कोई भी पदार्थ हो परंतु उसका विशिष्ट प्रतिरोध है ना, उसका विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होगा। यहां पे दोस्तों कोई भी डिफाइन नहीं किया गया है कि पदार्थ कॉपर का है या फिर पदार्थ एल्यूमिनियम का है, साफ शब्दों में लिखा है कि पदार्थ से चाहे कोई भी हो लेकिन उसका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है ना, मैं आपको इस प्रकार से समझाऊंगा कि पूरी तरह से दोस्तों आपके दिमाग में घुस जाएगा। हमसे क्या कहा है कि कोई भी पदार्थ, मैं एक दोस्तों एग्जाम्पल के लिए कॉपर लेता हूं, चौकोने आकार का एक कॉपर लेता हूं। देखिए ये है एक मेरा कॉपर का टुकड़ा, है ना। इस टुकड़े में देखिए, इस टुकड़े का कई सारे क्षेत्रफल है, लेकिन मुझे सभी क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कि इसके केवल इकाई क्षेत्रफल से, है ना, केवल और केवल इकाई क्षेत्रफल। ना तो मुझे इस क्षेत्रफल से मतलब है, ना ही इससे और ना ही इससे, ना ही किसी से, यानी कि इस पूरे कॉपर के टुकड़े का जो बीच वाला क्षेत्रफल है, इकाई घन क्षेत्रफल से जो मापा गया रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या? उस प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और दोस्तों इसी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हमसे पूछा गया है। अब ध्यान देना दोस्तों, जो मापने का सिस्टम है ना वो कई प्रकार के हैं। लिखेगा पहला तो है MKS, और दूसरा है CGS, तीसरा FPS और चौथा है SI। ये क्या है? मापन का एक सिस्टम है, ठीक ना। हमसे एग्जाम में या तो MKS सिस्टम के बारे में पूछेगा या फिर SI सिस्टम के बारे में पूछेगा। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पे ना तो SI लिखा हो ना तो MKS लिखा हो, तो आपको क्या समझना है? आपको यही समझना है कि हमसे SI मात्रक के बारे में पूछ रहा है। कोई भी पदार्थ हो परंतु उसका विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा, तो आप लिखेगा जो इसका SI मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर, इसका SI मात्रक होता है। अगर आपसे पूछ लेना MKS मात्रक क्या होता है, तो लिखेगा आप ओम मीटर, ओम मीटर। इसके अलावा देखना दोस्तों, अगर आपसे कभी ये कह देना कि SI का फुल फॉर्म बताइए, SI का फुल फॉर्म, तो लिखेगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये है दोस्तों
यह SI का फुल फॉर्म। अगर इसी के अलावा आपसे यह पूछ दे कि आप बताइए MKS का फुल फॉर्म, तो आप लिखेगा मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सेकेंड, है ना। ये दो सिस्टम है और इन्हीं के बारे में आपसे एग्जाम में पूछेगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल यही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर MKS प्रणाली में पूछ दे तो लिखेगा ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। दोस्तों ये तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो गया। अगर सामान्य प्रतिरोध के बारे में पूछे तो आप लिखेगा सामान्य प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है ना। अब देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि चालकता, लिखिएगा दोस्तों चालकता, इसका मात्रक आप मेरे को बताइए, तो आप लिखिएगा साइमन इसका चालकता का मात्रक होता है। अगर मैं ये कह दूं दोस्तों कि चालकता को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, तो आप लिखिएगा चालकता को G के द्वारा दर्शाया जाता है। साइमन इसकी मात्रक होती है ना। इसके अलावा दोस्तों जिस प्रकार से प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उसी प्रकार चालकता का भी विशिष्ट चालकता होता है। अब आप मेरे को बताइए कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, तो आप लिखिएगा दोस्तों विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता की जो मात्रक होती है ना, ये साइमन प्रति सेंटीमीटर, यह है दोस्तों विशिष्ट चालकता की मात्रक, है ना। और विशिष्ट जो चालकता होती है, इस विशिष्ट चालकता को दर्शाते किससे हैं, इसका प्रतीक क्या है, तो इसका प्रतीक दोस्तों होता है सिग्मा। क्या होता है, इसका जो प्रतीक होता है वो सिग्मा से इसको इंडिकेट करते हैं। इसका मात्रक साइमन प्रति सेंटीमीटर होता है। अब दोबारा से शुरू से सुनिए दोस्तों, अगर सिंपल प्रतिरोध के बारे में पूछे तो लिखेगा इसका मात्रक ओम होता है। अगर विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पूछे, अगर SI मात्रक के बारे में पूछे तो लिखेगा ओम सेंटीमीटर। अगर MKS मात्रक में पूछे तो लिखेगा ओम मीटर, है ना। और इसके अलावा चालकता के बारे में पूछे तो लिख दीजिएगा इसका मात्रक साइमन होता है। G से इसको प्रदर्शित करते हैं और विशिष्ट चालकता का मात्रक साइमन प्रति सेंटीमीटर और सिग्मा से इसे इंडिकेट करते हैं या प्रतीक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से डेल्टा कनेक्शन के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों आज मैं इस क्वेश्चन का इस प्रकार से आपको आंसर बता दूंगा कि आपको कभी भूलेगा नहीं, भूलने वाला आंसर कभी नहीं बताऊंगा। दोस्तों जब भी बात डेल्टा कनेक्शन के बारे में, बाकी दुनियादारी आप भूलिए, जब भी बात डेल्टा कनेक्शन के बारे में आए तो बस आप वोल्टेज को याद रखिए कि अगर डेल्टा कनेक्शन है तो वोल्टेज बराबर होगा। कौन कौन सा वोल्टेज, चाहे वो लाइन का वोल्टेज हो, चाहे वो लाइन का वोल्टेज हो या फिर फेज का वोल्टेज हो, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कब, जब डेल्टा कनेक्शन होता है। अगर आपसे ऑप्शन में लाइन वोल्टेज के बारे में ना दिया हो, यानी कि ऑप्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का कोई ऑप्शन ना हो, तो ये एक और ऑप्शन होगा लाइन करंट के बारे में। लिखेगा लाइन धारा √3 गुना होता है फेज धारा के। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, लाइन धारा फेज धारा के √3 गुना होता है, फेज धारा लाइन धारा के √3 गुना नहीं होती। अब दोस्तों मेरे को आप ये बताइए कि जो 3 फेज की लाइन होती है ना, उसमें कितना वोल्टेज होता है, तो आप लिखेंगे 415 वोल्टेज। अरे भाई कैसे होता है, सिंगल फेज में तो 230 वोल्ट होता है, इसको तीनों फेज में अगर लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 690 वोल्ट, यानी कि 690 वोल्ट होना चाहिए 3 फेज में। क्यों नहीं होता, ये क्यों होता है 415 वोल्ट, तो वजह क्या है दोस्तों, वो यही वजह है क्योंकि जो लाइन करंट है ना वो √3 गुना है, ना कि डायरेक्ट 3 गुना। अगर डायरेक्ट 3 गुना होता तो 3 फेज का वोल्टेज 690 वोल्ट माना जाता है। ये तो होता है दोस्तों डेल्टा कनेक्शन के बारे में। अगर स्टार कनेक्शन के बारे में पूछे, लिखेगा स्टार कनेक्शन। दोस्तों अगर स्टार कनेक्शन में पूछे ना तो आप लिखेगा इसमें जो लाइन करंट होता है, लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है।
आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर कनेक्शन डेल्टा है तो वोल्टेज एक बराबर होगा, अगर कनेक्शन स्टार है तो करंट एक बराबर होगा। लाइन करंट और फेज करंट, करंट केवल दो ही प्रकार के होंगे, लाइन करंट और फेज करंट, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। अगर ऑप्शन में दोस्तों लाइन करंट फेज करंट ना हो तो एक और ऑप्शन में होगा कि लाइन वोल्टेज √3 गुना होगा फेज वोल्टेज के, यानी कि वोल्टेज स्टार कनेक्शन के लिए √3 गुना होता है और करंट डेल्टा कनेक्शन के लिए √3 गुना होता है। दोस्तों अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ट्रांसफार्मर पावर को चेंज नहीं करती तो क्या आप मेरे बातों पे आएंगे, मेरी बातों का यकीन करेंगे? लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला ऐसा लिखाता हूं जो आपको सेटिस्फाई कर देगा कि ट्रांसफार्मर में पावर कभी चेंज नहीं होता है। वो फॉर्मूला लिखे आप, फॉर्मूला है P बराबर VL/IL cos phi। दोस्तों ये ऐसा फॉर्मूला है ना, ये ऐसा फॉर्मूला है, ये आपको सेटिस्फाई कर देगा कि पावर कभी भी ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होता। दोस्तों जब ट्रांसफार्मर का यूनिट लेके आऊंगा तो वहां एक क्वेश्चन जरूर डाल दूंगा दोस्तों, जिसमें ये आपको समझ में आ जाए कि पावर कभी भी चेंज नहीं होती ट्रांसफार्मर में। चाहे प्राइमरी वाइंडिंग का पावर देख ले, चाहे सेकेंडरी वाइंडिंग का, पावर कभी भी ट्रांसफार्मर का चेंज नहीं होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों आपस में एक समान होते हैं, है ना। अगर पूछे लाइन वोल्टेज क्या है तो आप लिखेगा दो फेजों के बीच मापा गया वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाता है। दोबारा सुनिए, दो फेजों के बीच जब मापेंगे तो जो वोल्टेज आएगा उसको लाइन वोल्टेज कहेंगे, लेकिन जो फेज वोल्टेज होता है दोस्तों, एक न्यूट्रल और एक फेज के बीच जो वोल्टेज मापेंगे वो होगा हमारी फेज वोल्टेज। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया चित्र किसको संकेत करता है? दोस्तों इसमें आप डबल स्टार लगाइए क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों जब भी कोई प्रश्न बार बार रिपीट होने लगता है तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए, दिया गया चित्र किसको समझाता है? दोस्तों इस चित्र को ना बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लो, है ना, अपने दिमाग के अंदर इसको सेट कर लो। अब देखिएगा, मैं इसके हर एक पार्ट के बारे में बताऊंगा, इसके पार्ट को मैं टुकड़े टुकड़े कर देता हूं दोस्तों, बस आप बने रहिए। देखिए ये क्या है, इसके पीछे वाली ये जो डंडी है ना, इसको क्या कहते हैं? तो आप लिखिएगा ये है एनोड। एनोड कौन सा टर्मिनल होता है? पॉजिटिव टर्मिनल। ये इसके आगे वाली डंडी क्या है? लिखिएगा ये है कैथोड। कैथोड क्या होती है? ये निगेटिव टर्मिनल होती है। क्लियर? ये खड़ी वाली डंडी क्या है? लिखेगा इसको बार कहा जाता है। अगर मैं ये कह दूं कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? ये यानी कि पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन को बता रही है। तो किसके डायरेक्शन को बताती है? तो लिखेगा धारा प्रवाह के दिशा को, धारा प्रवाह के दिशा को बता रही है ना दोस्तों। और ये वाली डंडी क्या बता रही है? तो आप लिखेगा ये बता रही है प्रकाश को। और एरो का निशान क्या बता रही है? तो लिखेगा ये दिशा को, डायरेक्शन को बता रही है कि प्रकाश किस डायरेक्शन में निकल रही है। अब देखिएगा दोस्तों, एनोड, कैथोड, धारा प्रवाह की दिशा, बार दिशा और प्रकाश, यानी कि हर एक पार्ट के बारे में मैं आपके सामने दोस्तों पूरा डिटेल से रख दिया। देखिए ये है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यानी कि यहां से प्रकाश निकल रहा है तो क्या है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। देखिएगा दोस्तों, प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं, लाइट से होगा एल, उत्सर्जक को इमिटिंग से हो जाएगा ई, और डायोड से दोस्तों होगा डी। बन क्या गया? LED, लाइट इमिटिंग डायोड, हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड। और ये इसका सिंबल है, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। अब एक नजर दोस्तों इस जीनर डायोड की तरफ डालते हैं। जीनर डायोड क्या होता है? तो लिखेगा जीनर डायोड का जो सिंबल होता है दोस्तों, मैं वो आपको बना के दिखा देता हूं। ये जो डायोड होता है ना, इसके अंदर ये एक ठोस युक्ति है, इसलिए दोस्तों इसको पूरी तरह से आपको भर देना है ना, पूरी तरह से इसको भर देना है। तो ये है दोस्तों जीनर डायोड का सिंबल। वैरेक्टर डायोड का लिखेगा ये होता है वैरेक्टर डायोड।
बिल्कुल दोस्तों, हर क्वेश्चन को ना बिल्कुल सीरियसली लेना है। कौन सा क्वेश्चन उठ के आ जाएगा हमें ना तो पता और ना ही आपको पता, इसलिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये है वैरेक्टर डायोड का, ठीक। और शॉर्टकी डायोड का देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से होता है शॉर्टकी डायोड। ये है हमारी शॉर्टकी डायोड। ये होती है शॉर्टकी डायोड। अगर पीएन डायोड के बारे में पूछे तो आप लिखिएगा इस प्रकार से होता है हमारी पीएन डायोड। ये एक ठोस युक्ति है दोस्तों, इसलिए इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है कि अंदर से पूरी तरह भरी हुई होनी चाहिए, है ना। ये है हमारी पीएन डायोड, ये है शॉर्टकी डायोड, वैरेक्टर डायोड, और ये है हमारी एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, और ये है जीनर डायोड। दोस्तों पूरे डायोड को मैं आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया और दोस्तों आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इस डायग्राम, इस फोटो को आप देखिए, इस फोटो से आपको ध्यान रखना है। चलिएगा नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थ का प्रतिरोध कितना माना जाता है। दोस्तों जो भी कंफ्यूजन होगा ना आपके अंदर, सारा कंफ्यूजन इस क्लास में आप खत्म कर दीजिए ताकि एग्जाम के लिए कोई कंफ्यूजन ना बचे। अब ध्यान देना दोस्तों, यहां अर्थ का मतलब क्या होता है। अर्थ का मतलब लिखिएगा, अर्थ का मतलब पृथ्वी से है, ना कि अर्थिंग से। अर्थिंग क्या होती है, तो दोस्तों अर्थिंग जो जनरली यूज किया जाता है घरों के लिए वो अर्थिंग है ना। वैसे तो अर्थिंग बहुत सारे प्रकार के होते हैं और इनके प्रकार के अकॉर्डिंग इनका अलग अलग क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अर्थ है ना, इसका मतलब पृथ्वी से है। पृथ्वी का प्रतिरोध कितना माना जाता है, तो लिखिएगा 0 पृथ्वी का प्रतिरोध माना जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको गलती से भी अर्थिंग समझ गए ना, तो फिर दोस्तों हो जाएगा पंगा, क्योंकि अर्थिंग का रेजिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता। मान लीजिए ये हमारी एक कॉपर की जीआई की एक रॉड है, ठीक है ना। इस रॉड को दोस्तों जमीन के अंदर, मान लीजिए हम जमीन के अंदर ये इसको दफना दिया गया है। इसको दोस्तों हम इसके अंदर क्या डालते हैं, कोयला और नमक। ऐसा क्यों, ताकि इसका प्रतिरोध कम हो जाए, इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कम हो जाए, है ना। अर्थ का अगर आप अर्थिंग समझ गए तो फिर आप गलत आंसर कर जाएंगे। इसलिए दोस्तों इसमें एक लेयर तो डाली जाती है कोयला का और दूसरी लेयर डाली जाती है नमक का। इस प्रकार से अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम करते हैं। लेकिन जो पृथ्वी है ना, इसका रेजिस्टेंस 0 होता है, बिल्कुल भी इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी मोटर का आर्मेचर वाइंडिंग किस क्रम में संयोजित किया जाता है। दोस्तों इसमें काफी क्वेश्चन है मोटर के भी, ठीक है। अगर आप इसको बारीकी से नहीं समझेंगे तो केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगा और कुछ नहीं। क्वेश्चन है, किसी मोटर का आर्मेचर वाइंडिंग किस क्रम में संयोजित किया जाता है। अब मोटर के अंदर 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है। पहला होता है आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरी फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग दोस्तों ये दोनों आपस में किस क्रम में जुड़े होते हैं, तो आप लिखेगा आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। क्या आपस में ये श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में भी है सीरीज क्रम और बी में भी है, लेकिन दोस्तों ए में है सप्लाई के सीरीज क्रम में, है ना। तो सप्लाई के नहीं, ये केवल ये दोनों वाइंडिंग आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आर्मेचर किस धातु का बनाया जाता है, तो आप लिखेगा आर्मेचर सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं ना। सिलिकॉन प्लस स्टील, यानी कि सिलिकॉन और स्टील को आपस में मिश्रित करके आर्मेचर का निर्माण किया जाता है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सिलिकॉन किस प्रकार की धातु है, तो लिखिएगा ये एक अर्धचालक धातु है। अर्धचालक धातु है। लेकिन स्टील है दोस्तों ये सामान्य धातु है। लिखेगा सामान्य धातु है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि सिलिकॉन स्टील में कितना % मिलाकर सिलिकॉन स्टील बनाया जाता है, तो
आप लिखेगा सिलिकॉन दोस्तों 3% और स्टील 97%, यानी कि 97% स्टील होती है और 3% सिलिकॉन होती है, मिलकर सिलिकॉन स्टील का निर्माण किया जाता है। अगर दोस्तों एक नया सवाल आपको बता रहा हूं, एक नई चीज बता रहा हूं कि आप बताइए मेरे को कि जो सिलिकॉन स्टील होती है, सिलिकॉन स्टील, इसका हिस्टैरिसीस स्थिरांक कितना होता है? हिस्टैरिसीस स्थिरांक तो आप नोट कीजिएगा 0.01। सिलिकॉन स्टील का हिस्टैरिसीस स्थिरांक 0.01 होता है। अब देखिएगा दोस्तों, यानी कि सिलिकॉन और स्टील को मिलाकर हम सिलिकॉन स्टील बना देते हैं और उससे आर्मेचर बन जाता है। लेकिन दोस्तों अगर ये कहा जाए ना, ये पूछ दिया जाए कि जो सिलिकॉन स्टील होता है इसको लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, तो आप लिखेगा एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, है ना, एडी धारा कम करने हेतु, एडी धारा को कम करने के लिए, भंवर धारा को कम करने के लिए इस सिलिकॉन स्टील के ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ाई जाती है जिससे एडी करंट कम हो जाए। दोस्तों अगर आपसे पूछ रहे ना कि ये एडी करंट क्या होती है, तो ये एक प्रकार का लॉस है दोस्तों, एक प्रकार का ऐसा करंट है ना जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बेकार ही चला जाता है, जो उष्मा के रूप में होता है। और दोस्तों ये जो एडी करंट है इसको हम किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार में इसको हम प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम सोचते हैं कि काफी हद तक हम इस एडी करंट को कम कर दें। और कम करने का सबसे बेस्ट उपाय यही है कि जो आर्मेचर यानी कि सिलिकॉन स्टील से बनाई गई आर्मेचर है ना, इस आर्मेचर को लेमिनेटेड कर दिया जाए। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि उस लेमिनेशन की मोटाई कितनी होगी, तो आप लिखेगा 0.35 mm से लेकर 0.6 mm उस लेपन की मोटाई होगी, जिसके वजह से एडी करंट कम होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, किसी मशीन के शंट फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल का BIS संकेत बताइए। दोस्तों अपने नोटबुक का कवर खोल लीजिए और दोस्तों अपने पेन को उठाइए, क्योंकि ये दोस्तों केवल शंट फील्ड वाइंडिंग के बारे में नहीं, मैं आज जितने भी वाइंडिंग होते हैं ना उन सभी वाइंडिंग का दोस्तों आपके सामने पूरा डिटेल रखने वाला हूं। देखिएगा हमसे पूछा है शंट फील्ड वाइंडिंग के लिए, तो पहले शंट फील्ड का ही देखते हैं ना। शंट फील्ड वाइंडिंग दोस्तों देखिएगा, जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग में दोस्तों एक तो इंड सिरा होता है और एक इसका प्रारंभिक सिरा होता है ना। तो इंड सिरा और प्रारंभिक सिरा को हम क्या कहेंगे अगर ये वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग होगी? तो देखिएगा अगर ये वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग होगी तो इसको हम एक सिरा को E1 कहेंगे और एक सिरा को E2, यानी कि आप यहां पे लिखिए E1 और E2। अगर इसी के साथ आप सीरीज फील्ड वाइंडिंग के बारे में पढ़ें, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, तो लिखिएगा इसको हम कहते हैं D1 और D2। अगर आपसे ये कह दे दोस्तों कि आर्मेचर वाइंडिंग का बताइए कि आर्मेचर वाइंडिंग में जो टर्मिनल होते हैं उनका नाम, तो आर्मेचर वाइंडिंग में टर्मिनल को A1 और A2 कहा जाता है, A1 और A2। इसी के साथ में अगर कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में पूछ दे तो लिखिएगा कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को हम C1 और C2 के नाम से प्रदर्शित करते हैं। अगर दोस्तों आपसे ये कह दे कि पृथक उत्तेजित वाइंडिंग, पृथक उत्तेजित वाइंडिंग, जो पृथक उत्तेजित वाइंडिंग होता है ना, इसको हम F1 और F2 के नाम से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा लिखिए जो हमारी सिंगल फेज की मोटर होती है, तो सिंगल फेज में एक तो होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है, इस स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को किस नाम से लिखते हैं? तो लिखिएगा इसको Z1 और Z2 के नाम से लिखा जाता है। और इसी के साथ में लिखिएगा दोस्तों रनिंग वाइंडिंग जो होती है, इसके टर्मिनल को किस नाम से लिखते हैं? तो लिखिएगा U1 और U2। अब दोबारा सुनिएगा दोस्तों, अगर शंट फील्ड वाइंडिंग का, आप मेरे बात को ध्यान
ध्यान से समझिए, ये है हमारी वाइंडिंग जो मोटर के अंदर किया जाता है। हर वाइंडिंग का दो सिरा होता है, एक तो प्रारंभिक और दूसरा अंतिम। तो इस प्रारंभिक को क्या नाम देंगे अगर ये वाइंडिंग हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग होगी? तो देखिए, अगर शंट फील्ड वाइंडिंग है तो इसके एक सिरा को हम E1 और दूसरे सिरा को E2। अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग है तो पहले सिरा को D1, दूसरे सिरा को D2। अगर आर्मेचर वाइंडिंग है तो पहले सिरा को A1, दूसरे सिरा को A2। अगर कंपनसेटिंग वाइंडिंग है तो पहले सिरा को C1, दूसरे सिरा को C2। अगर पृथक उत्तेजक वाइंडिंग है तो पहले सिरा को F1 और दूसरे को F2। इसी के साथ में सिंगल फेज मोटर में देखिए दोस्तों, अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग है ना तो उसको Z1 और Z2 से, और रनिंग वाइंडिंग है तो उसको U1 और U2 से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो ये दोस्तों रहा पूरी महाभारत का निचोड़। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 148, यदि किसी समय डीसी शंट मोटर, दोस्तों दोबारा मोटर का सवाल आपके सामने खड़ा हो चुका। दोस्तों मोटर का ना मैं एक अलग से ही क्लास लूंगा जिसमें भर भर के लाऊंगा मोटर का क्वेश्चन, और पूरा कंफ्यूजन दोस्तों आपका वही खत्म होने वाला है। देखिएगा, यदि किसी समय डीसी शंट मोटर पूर्ण भार पर प्रचालित है और उसी समय यदि मोटर की शंट फील्ड वाइंडिंग का परिपथ खुल जाए तो क्या होगा? अब देखना दोस्तों, मैं आपको इसको ना इस प्रकार से बता दूंगा कि आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। देखिए, ये क्या है हमारी, ये है शंट फील्ड वाइंडिंग, ये है शंट फील्ड वाइंडिंग, और यहां पे है दोस्तों, ये तो पहला कार्बन ब्रश है, और ये है हमारी आर्मेचर, और यहां पे कनेक्ट किया गया है लोड, यहां पे लोड कनेक्ट किया गया है। देखिएगा, ये है शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, और ये है आर्मेचर वाइंडिंग। अब देखिएगा दोस्तों, हमसे कहा क्या गया है, ये मोटर पूरी तरह से फुल लोड पर है ना, और फुल लोड की कंडीशन में ही जो इसकी शंट फील्ड वाइंडिंग है ना, ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है दोस्तों, ये मान लीजिए यहां से ब्रेक हो जाती है, ये क्या होती है, यहां से टूट जाती है। मान लीजिए यहां से जब टूट जाएगी तो क्या होगा? अब देखिएगा, ये तो सर्किट यहां से टूट गई वाइंडिंग, तो होगा क्या? मान लीजिए यहां से फेस जा रही है, यहां से न्यूट्रल, करंट हमारी यहां तक पहुंची। अब देखना दोस्तों, मेरी बातों को आप समझना, करंट स्टार्टिंग में यहां आई, यहां आते ही इसको दो रास्ते मिले, एक तो ये वाली रास्ता जो शंट फील्ड वाइंडिंग की तरफ जाती है, और दूसरा ये रास्ता जो इस मोटर के आर्मेचर वाइंडिंग की तरफ जाती है, ये वाली रास्ता। लेकिन जब तक हमारी मोटर फुल लोड में चल रही थी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन दोस्तों चलते चलते क्या हुआ, ये फील्ड वाइंडिंग टूट गई। अब क्या होता है कि जो करंट इधर आ रही थी ना, अब ये इधर नहीं आएगी, क्योंकि सर्किट ब्रेक है, ठीक ना। सर्किट जब तक कंप्लीट होगा नहीं तो करंट प्रवाह होगा नहीं, इसलिए पूरा का पूरा करंट कहाँ, यहां प्रवाहित होगा और आर्मेचर में आएगा। आर्मेचर में आने के बाद क्या होगा कि आर्मेचर में दोस्तों फुल करंट आएगा, जिससे एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और दोस्तों मजबूत चुंबकीय क्षेत्र एक हाई टॉर्क जनरेट करेगा, और टॉर्क एक घुमाव बल होता है जो रोटर को हाई स्पीड में घुमाने लगेगा। अब देखिएगा दोस्तों, ये तो होगा पहला तरीका, और दूसरा तरीका देखिएगा, जो डीसी मोटर होती है ना, उन मोटर की जो गति होती है दोस्तों, उन मोटर की जो गति होती है बैक ईएमएफ के तो समानुपाती होती है, लेकिन फ्लक्स के व्युत क्रमानुपाती होती हैं। यानी कि जैसे ही हमारी सर्किट टूट गई, यानी कि शंट फील्ड वाइंडिंग में क्या हो गया, फ्लक्स जीरो हो गया, फ्लक्स बहुत ही कम हो गया, फ्लक्स के कम होते ही गति बहुत उच्च हो जाएगी। ये फॉर्मूला भी आपको सेटिस्फाई करेगा, और दोस्तों ये डायग्राम भी आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा, इसलिए जो ऑप्शन नंबर इसका ए है, यही इसका करेक्ट होने वाला है। अब चलिएगा दोस्तों अगले कैप्सूल की तरफ बढ़ते हैं। कैप्सूल नंबर 149, वोल्ट मीटर जैसे मापक यंत्रों का माप सीमा रेंज
वृद्धि कैसे किया जा सकता है, वोल्ट मीटर जैसे मापक यंत्रों का माप सीमा रेंज में वृद्धि कैसे किया जा सकता है। दोस्तों सुनना मेरी बातों को, अगर वोल्ट मीटर के बारे में कहा जाए, है ना, अगर बात वोल्ट मीटर के बारे में कहा जाए तो आप देखिएगा एक उच्च मान का प्रतिरोध इस वोल्ट मीटर के सीरीज क्रम में जोड़ दिया जाता है। ये क्या है, तो आप लिखेगा उच्च प्रतिरोध। इस प्रतिरोध का मान अति उच्च होना चाहिए, जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतना ही वोल्ट मीटर की मापने की सीमा अधिक होगी, है ना। इसको क्या कहते हैं, तो लिखिएगा इसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं, मल्टीप्लायर। अगर दोस्तों एम्पियर मीटर के बारे में पूछ दे तो आप लिखिएगा यह है एम्पियर मीटर। इस एम्पियर मीटर के समांतर क्रम में अगर निम्न मान का प्रतिरोध, लिखिएगा निम्न प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो ये एम्पियर मीटर के माप सीमा का रेंज बढ़ा देती है। अब दोस्तों इसका जो प्रतिरोध है ना ये निम्न है, अब इसको क्या कहेंगे, तो आप लिखेगा इसको शंट कहा जाता है ना, इसको क्या कहेंगे, शंट कहेंगे। अब सुनना मेरी बात को, अगर प्रतिरोध दोस्तों सीरीज में लगा दिया जाए वोल्ट मीटर के तो उसको मल्टीप्लायर कहते हैं। अगर एम्पियर मीटर के समांतर क्रम में लगा दिया जाए प्रतिरोध उसको शंट कहते हैं। अगर हम इसको समांतर क्रम में लगाते हैं तो प्रतिरोध का मान निम्न होता है, अगर वोल्ट मीटर के सीरीज क्रम में लगाते हैं तो इस प्रतिरोध का मान उच्च होना चाहिए। इस प्रकार से एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर की माप सीमा का रेंज बढ़ाते हैं। दोस्तों इसके अलावा सुनिए एक नई बात बताता हूं आपको, अगर आपसे वाट मीटर के बारे में पूछ लिया जाए कि वाट मीटर की मापने की सीमा को वृद्धि कैसे करते हैं, तो आप लिखिएगा सीटी व पीटी लगाकर, है ना, सीटी व पीटी, वो दोस्तों बजाने वाली सीटी नहीं है ना, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके वाट मीटर का माप सीमा की रेंज में वृद्धि किया जा सकता है। तो दोस्तों यह है वाट मीटर के बारे में, यह है वोल्ट मीटर और यह है एम्पियर मीटर। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना समांतर क्रम में सीरीज क्रम में मल्टीप्लायर जोड़कर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। अब दोस्तों बारी ऐसे क्वेश्चन का है जहां से ये क्लास दोस्तों स्थगित हो जाएगी, जहां से ये क्लास खत्म हो जाएगी। दोस्तों हमें अफसोस है, हम चाहते हैं कि और क्वेश्चन होता तो दोस्तों हम और ही सॉल्व करते, बट देखिए इनमें से रोटर वाइंडिंग रहित मोटर कौन है। दोस्तों एक लास्ट में क्वेश्चन भी आया तो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इस प्रकार के रोटर का खोज करना है जिसमें वाइंडिंग ही नहीं होती, इसका मतलब उसमें स्लॉट भी नहीं होता होगा, इसमें उस रोटर में खांचे भी नहीं होते होंगे वाइंडिंग करने के लिए। यानी कि वाइंडिंग रहित का मतलब होता है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई वाइंडिंग, कोई कॉइल नहीं होगी। अगर वाइंडिंग सहित लिखा होता तो इसका मतलब ये होता कि वो वाइंडिंग करने योग्य है ना। तो देखिएगा दोस्तों हिस्टरेसिस मोटर, अब हिस्टरेसिस मोटर की हिस्ट्री समझिए कि रोटर वाइंडिंग रहित हिस्टरेसिस मोटर है और इसकी हिस्ट्री क्या है। दोस्तों अगर पूछ ले कि रोटर हिस्टरेसिस मोटर का रोटर किस पदार्थ का बना होता है तो लिखेगा क्रोमियम स्टील का, है ना, क्रोमियम स्टील का। दोस्तों अगर मैं ये कह दूं आपसे कि हिस्टरेसिस मोटर किस मोटर के समान होता है तो आप लिखेगा ये सिंक्रोनस मोटर के समान होता है, सिंक्रोनस मोटर। और दोस्तों एक नई बात आपको बता दूं कि जो हिस्टरेसिस मोटर होती है ना ये बिल्कुल सिंक्रोनस मोटर की तरह ही ये सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है, लिखेगा ये सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है। अब आप दोस्तों मेरे को ये बताओ कि हिस्टरेसिस मोटर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। दोस्तों इसका यूज करने से पहले ना मैं आपको एक और बातें बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये शोर मुक्त मोटर होती है। क्या? शोर मुक्त मोटर होती है। दोस्तों अब आप जितना दिमाग लगा सकते हैं ना उतना दिमाग लगाइए। अब आप मेरे को बताइए कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, फटाफट बताइए, है ना। मैंने आपको इसका आंसर दे दिया बट डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से ही दिया हूं, लेकिन आप अगर समझ सकते होंगे तो समझ गए होंगे। दोस्तों इसका जो यूज होता है ना, चलिए मैं बताता हूं, ध्वनि रिकॉर्डिंग यंत्रों में। कहां पे? ध्वनि रिकॉर्डिंग
यंत्रों में। दोस्तों मैं एक पॉइंट लिखाया हूं, अगर मेरी बातों को आप गौर से सुन रहे होंगे तो ये मोटर शोर मुक्त है, यानी कि किसी भी प्रकार का ये आवाज नहीं करती, इसलिए ध्वनि रिकॉर्डिंग यंत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा दोस्तों डिजिटल जो घड़ियां होती है ना, उन डिजिटल घड़ियों में अगर इसके अलावा भी दोस्तों, इन दोनों के अलावा भी ऑप्शन में नाप दे तो एक ऑप्शन जरूर होगा कि गियर प्रणाली, यानी कि इन तीनों जगहों पे केवल हिस्टैरिसीस मोटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दोस्तों ये वाइंडिंग रहित रोटर है, इसमें जो इसका रोटर होता है बिल्कुल चिकना होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोटर स्लॉट नहीं होते हैं और ना ही इसमें कोई वाइंडिंग होती है। लेकिन इसके कंपेयर में जो प्रतिकर्षण, रिलक्टेंस, स्टेपर मोटर होती है ना, इनमें सब में वाइंडिंग होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 10 सवालों को दोस्तों बिल्कुल फटाफट सॉल्व कर लिया। अब आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि ये क्लास कैसा लगा आपको। और दोस्तों मैं आपको ना केवल एक ही मोटिवेशन दूंगा कि दोस्तों आप अपने लाइफ में ना हमेशा आगे बढ़ते रहिए। मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी एक सफर है, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहिए। अगर आप रुक गए ना तो समझिए ये सफर यहीं पे खत्म हो गया। दोस्तों सफर को हमें खत्म नहीं, सफर को हमें और मजबूत बनाना है। आप जितना दोस्तों आप तैयारी करेंगे ना, उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों एग्जाम से लड़ने का कॉन्फिडेंस है। दोस्तों तैयारी इतनी शिद्दत से करो ना, तैयारी दोस्तों इतना जबरदस्त होना चाहिए कि पेपर बनाने वाले की दोस्तों मेहनत पे ना पानी फिर जाए, है ना। पेपर बनाने वाला भी दोस्तों एक बार सोचे कि इन क्वेश्चनों का पाला किन विद्यार्थियों से पढ़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और दोस्तों प्रतिदिन की तरह मैं कल सुबह भी आपके सामने खड़ा होने वाला हूं एक नई चैप्टर के साथ।